हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। बड़े अरसे बाद हमारे भाई हमारे दोस्त अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं अगले साल 8 फरवरी को, और भारत में भी अगले साल ये इलेक्शन जो है होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिशियन और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो पहले मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नमस्ते, हैं भाई? सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। मुजफ्फर भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे भाई सरीखे हैं। बट आप मुसलमान ही हैं और मैं हिंदू हूँ, मगर हम लोग भाई हैं। सो सो इट्स गुड टू बी विथ यू सर, इट्स गुड टू बी विथ यू। अच्छा, ये मैंने पूछना था, क्या मुसलमान और हिंदू आपस में भाई नहीं हो सकते? अब ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? इस प्रश्न का उत्तर देने का दो तरीका है। प्रश्न देखिए, जी। तरीके पर जानिए, बाकी मैं उत्तर इसका नहीं दूंगा। एक ये कि जो मेरे मन में आ रहा है बोल दूं। दूसरा ये, मेरे प्रश्न, हम्म। मेरे, मैं जब इसको एज अ प्रोफेसर, एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर, एज अ लॉयर मैं इसको आंसर करूंगा, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्या हिंदू और मुसलमान आपस में भाई हो सकते हैं? तो मुझे नियम चाहिए कि दो आदमी भाई कैसे होते हैं। ठीक है ना? तो अब मैं जाऊंगा कि भाई होने के कई तरीके हैं। एक माँ के पुत्र, एक माँ से पैदा हुए बच्चे दो भाई हो सकते हैं। उसके पिताजी की एक से ज्यादा अगर महिलाएं हैं वाइफ, तो वो दोनों भी भाई हो सकते हैं, मगर वो स्टेप ब्रदर हो जाएंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा कि अच्छा ठीक है, अगर माता जी की शादी हुई है वो ही, तो वो भी भाई हो सकते हैं, मगर वो हाफ ब्लड हो जाएंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि अगर नॉन रिलेटेड है तो क्या वो भाई हो सकते हैं? तो फिर क्वेश्चन ये है कि भाई अब जो एक समाज में दो इंसान हैं, उनके बीच का रिश्ता आपके यहाँ पे जो गवर्न करता है वो तो फिर आपका रिलीजियस लॉ होगा, और जो मेरे यहाँ पे गवर्न करता है वो हमारे यहाँ पे जो हिंदू ट्रेडिशन की बातें होंगी, जिसको आप इंडियन ट्रेडिशन कहते हैं, वो होगा। तो हमारे यहाँ तो समस्त दुनिया की बातचीत की गई है, सारे मानवों की बातचीत की गई है। आप क्या है, कुफ्फार और नॉन कुफ्फार? अब आप ये सोच लें कि क्या है, कुफ्फार मुशरिक आपका भाई हो सकता है? एक प्रश्न है आपके, मैं मुशरिक। तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको एक लॉ चाहिए ना, जिसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे। जैसे गाड़ी आपकी है, चोरी हुई, तो ये गाड़ी आपकी कैसे, ये मनमाने थोड़े हो जाएगा बोल दे कि नहीं नहीं गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है। कोई दबंगा आके खड़ा हो जाएगा गाड़ी मेरी है क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसे नहीं होता ना। आप गाड़ी के पेपर देखोगे, एक प्रोसीजर है, लॉ बना हुआ है कि जिसने गाड़ी बनाई, उसके बाद उसने किसी को बेची, तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट पे दोनों के हस्ताक्षर होंगे। इसको प्रूफ ऑफ सेल डीड कहा जाएगा। प्रूफ ऑफ सेल डीड में जो बायर और परचेजर दोनों का नाम होगा। इस तरीके से गाड़ी की जो मलकियत है वो होगी। दूसरी मलकियत क्या है? गाड़ी उठा लो भाई, गाड़ी उठा लो। क्यों? क्योंकि भैया कोई दंगबाज दादा आए हैं, वो कह रहे हैं गाड़ी उठा लो, जो हमने जिस गाड़ी पे हाथ रख दी गाड़ी हमारी। एक तरीका ये है। तो वो वाला तरीका जो है वो तो एक बार्बरिक तरीका है, वो एक अनऑर्गेनाइज तरीका है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है, जिसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें यही है कि मैन्युफैक्चर के यहां से होने तक और आपके पास आने तक एक लीगल प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन है। उसके आधार पर वो नियम बनाए गए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखना होगा, अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, हम लॉयर्स के सामने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बेसिक सा, मेरे मित्र की कहानी है ये। वो लंदन में था बेचारा, बहुत अच्छा लड़का, इज अ वेरी गुड बॉय। तो उन्होंने जो है अपने सगे रिलेटिव्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके जो रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि तुम लंदन से हमें पैसा भेजो, हम यहाँ पे जमीन खरीद के और वो बनाएंगे अपार्टमेंट, और उसको बेच के पैसा कमाएंगे, और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले में उस अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना? उस पूरे जो टावर होगा या जो भी होगा, उसमें एक अपार्टमेंट, एक घर आपको मिल जाएगा आपके पैसे के बदले में। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इसको कहते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। इन्होंने साइन कर लिया साहब, हो गया सब कुछ, पैसे भी दे दिए। अब उनको यह पता चला कि मान लीजिए मेरे दोस्त ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उसकी मार्केट कॉस्ट 2.25 करोड़ है। तो रिलेटिव ने सोचा यार 1 करोड़ में मैं इनको बेच रहा हूं, इनका 1 करोड़ में जा रहा है, जबकि मार्केट में तो 2 करोड़ आ रहा है, मुझे 2.25 करोड़ आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इनसे पूछा यार मकान हम बेच रहे हैं, हम आपका बेच दें, 1 करोड़ रुपए दे दें, आप कहीं और कर लीजिएगा। उनके मन में लालच आ गया, बिना बताए उन्होंने मकान बेच दिया। जी। तो अब क्या हुआ कि क्वेश्चन अब मेरे हम लोग के सामने क्या आएगा एज अ लॉयर, कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम मकान हमें बेचोगे, पर वो मकान अभी बना नहीं था।
उन्होंने मकान बेचा नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम मकान तुम्हें बना के बेचेंगे, उसके बदले में पैसा दो। मगर मकान का जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का डॉक्यूमेंट है और एग्रीमेंट होने का डॉक्यूमेंट है, दोनों अलग अलग है। मकान बिका नहीं था, मकान बेचने का सिर्फ वादा किया गया था। आप समझ रहे हैं, मकान नहीं बिका गया था, बिकॉज मकान बेचने की प्रक्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। मकान बेचूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये वादा है, ये इसकी वादा, इसको तोड़ेंगे तो आपको दूसरे कॉन्सिक्वेंस होंगे। लेकिन मकान जो है, अगर आपने बेच दिया तो अब आप वो मकान किसी को नहीं बेच सकते, क्योंकि मकान जो है जिसके पास गया, प्रॉपर्टी उसके पास है, ओनरशिप उसके पास है, सारी की सारी जो इंटरेस्ट है वो उसके पास है। कोई और जाके झूठ मूठ बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्त के केस में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तो था पर सेल डीड नहीं थी उसके पास। मकान उन्होंने बेच दिया अपने रिलेटिव ने, पैसे भी नहीं दिए, 2.25 करोड़ रुपए में। अब आप इसको समझिए, मैं आपके उसकी क्या, हम आप भाई हैं। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये, वो उनके जो रिलेटिव वो कहने बेच दिया तो बेच दिया, क्या दिक्कत है, हमारा था, प्रॉफिट थी, हम तो, आप तो पैसा लगाए थे, सब कुछ तो हमने किया, मेहनत हमने की, क्लाइंट हमने ढूंढे, ये सब उनकी जिम्मेदारी में चल रहा है। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ पहला क्वेश्चन है कि क्या ये मकान वो बेच सकते हैं, क्योंकि मकान किसके नाम पे है आज की डेट में? एक प्रॉपर्टी जो खड़ी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? टेक्निकली मेरा दोस्त उसका मालिक तो नहीं बना है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये है कि ये प्रॉमिस है कि ये मकान मैं बेचूंगा। तो ओनरशिप तो उनके पास है, उन्होंने बेच दिया तो वो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। क्योंकि देखिए, एक और भी लॉ में रूल होता है कि आप वही चीज बेच सकते हैं या दे सकते हैं जिसके आप मालिक हो। मान लीजिए चोरी की कार है, आपके केस में भी चोरी की कार किसी ने बेच दी, आपकी कार की कोई बिकवाली नहीं हुई है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके पास फिजिकल तो है मगर लीगल प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। फिजिकल प्रॉपर्टी का वो मालिक है क्योंकि वो कार उसके हाथ में है, उसके पास पोजीशन है, बट उसके पास लीगल मालकाना हक नहीं है, ओनरशिप नहीं है। तो ही इज लीगली नॉट दी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो दुनिया में जिसको भी जाके प्रॉपर्टी बेच के आए, आप वहां से अपनी कार उठा के बेझिझक ला सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। वो 10 वो आगे वाला भी किसी और को बेच दे, वो सब के सब इनोसेंट हो, किसी को नहीं पता कि चोरी की कार है, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं। क्यों? क्योंकि खरीद और फरोख्त वही कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी हो। जो पहला वाला बेचा था उसके पास चूंकि टाइटल नहीं था, तो बाकी जितने भी खरीद रहे हैं सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। सबके पास कार फिजिकली हो सकती है, मगर कार का मालिक आज भी मुजफ्फर अली ही है, ये मुजफ्फर साहब ही या है। फिर फेक डॉक्यूमेंट्स वो बना लेते हैं ना। आप फेक ही कह रहे हो तो फिर उनकी क्या, फेक वेक से कुछ नहीं होता ना। हम कह रहे वो जेन्युइन भी हो, वो जेन्युइन भी हो भाई, पर वो डॉक्यूमेंट उसका मान ये कहीं गया, उसने आरटीओ से जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनवाए, आरटीओ वाले ने नहीं पता किया, उसको नहीं पता था कोई चोरी की एफआईआर नहीं हुई थी। उसने अगर एफआईआर हुई थी तो उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, उसने जाके रजिस्टर कर दिया, तो भी ये प्रॉपर्टी जेन्युइन नहीं है। अगर उसको सरकारी दस्तावेज में भी वो आ गई कि ये प्रॉपर्टी आपको बेच दी गई है, तो भी वो प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, क्योंकि आप उसके मालिक है। आप समझ रहे हैं ना, सामने वाला भी तीसरा पर्सन जो है जिसने खरीदा, उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन वो ये प्ली नहीं ले सकता है। तो उसी आधार से क्या हम और आप, मेरा सवाल मेरा ये है, अब ये सारी बातों के बाद के मुजफ्फर अली एक मुसलमान है और उसकी माँ पाकिस्तानी है, अभिषेक मिश्रा एक हिंदू है और उसकी माँ एक वहां पर सनातन है, तो ये आपस में भाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सनातन की दृष्टि से तो बिल्कुल भाई हो सकते हैं, इस्लाम की दृष्टि से नहीं हो सकते भाई। ये तो हिंदू, ये तो इंडियन सिखाता है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप क्या कहेंगे? ये मैं तो इसको छाती पीट पीट के कहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। आप इसको छाती पीट के कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई? मैं पाकिस्तान के अंदर छाती पीट के नहीं कह सकता, लेकिन अपने दिल में जरूर कह सकता हूँ। अपने दिल में बात वो नहीं है, दिल की तो बात छोड़ देना, दिल में क्या चल रहा है कौन, मैं ये कह रहा हूं क्यों नहीं कह सकते आप? प्रश्न ये है कि आप खुल के क्यों नहीं कह सकते? प्रश्न ये है कि अगर आपके दिल में है तो आप मुंह पे क्यों नहीं ला सकते कि अभिषेक मिश्रा मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं? तो ये इसका प्रश्न का उत्तर आप अपने यहाँ के किसी मौलवी साहब से पूछिए, काजी साहब से पूछिए, क्या एक मुशरिक मेरा दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, ये पूछिए। दूसरी चीज, मान लीजिए कि एक हिंदू है, वो किसी मुसलमान लड़की से शादी कर रहा है, या कोई हिंदू मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, क्या वो शादी वैलिड है?
नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप रिलीजन में जाएंगे, इन सब का लॉज का जो आंसर है वो रिलीजन है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना करके न्यूट्रल लॉज बनाए गए, क्योंकि तभी इंसान इक्वल हो पाएगा। अब्राहमिक फेथ के अंदर में इंसान इक्वल नहीं है, मुशरिक है, कुफार है, अहले किताब है, 50 डिस्टिंक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिकली डिवीजन होगा मुसलमान और गैर मुसलमान। अब गैर मुसलमान में भी कई कैटेगरीज है। गैर मुसलमान में 4 कैटेगरी आ जाएगी। एक कैटेगरी जो मुशरिक है, मेरे जैसे लोग। दूसरी कैटेगरी जो एथीस्ट है, मेरे जैसे लोग। तीसरी कैटेगरी जो क्रिश्चियन है और यहूदी हैं, चौथी कैटेगरी हो गई। ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप क्रिश्चियन की लड़की से शादी कर सकते हैं, वो मुसलमान हो जाए। यहूदी की लड़की से शादी कर सकते हैं, आप मुसलमान हो जाए। लेकिन हिंदू की लड़की से आप नहीं कर सकते, वो मुसलमान नहीं है, उनसे अलाउड नहीं है, एटलीस्ट अहले किताब नहीं है वो। तो पॉइंट ये है कि अहले किताब, अब भगवान को ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब जो है वो वेद यहां आके लिखी गई है। बहुत पुरानी किताब है, जब दुनिया में किताब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और किताब क्या होती है? किताब सिर्फ पन्नों पे लिखी हुई स्याही नहीं होती है, दिमाग में होती है किताब। किताब दिमाग से लिखी जाती है, वो स्याही आपकी, आपके विचार हैं। किताब आपकी आप जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इस्लाम में हमें बताया गया, तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं इस दुनिया के अंदर, 1,24,000। अब जो हमें बताया गया है या हमारे इल्म में है वो चंद हैं, यानी कि 10, 15, 20, 50 से कम है जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये पैगंबर हैं। अब ये भी पॉसिबल है ना भाई कि ये जो वेद है ये भी एक किताब हो सकती है, ये भी एक पैगंबर की किताब हो सकती है। ये इसके ऊपर भी एक रिसर्च की जरूरत है ना, जिस तरह आदम नहीं, अलैहिस्सलाम से जरूरत लेके ये हमारे नबी प्रिंसिपल। तक। देखिए यहाँ जी पे मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि चलिए मैं मान लिया 14 करोड़ अंबिया आए थे, चलिए मान लें ह्यूमन लाइफ में बहुत लोग आ गए। अब आप भगवान राम को अंबिया मान लें, पैगंबर मान लें, जो भी मान लें, रामनवमी मनाएंगे आप? चले मूर्ति पूजा ना करें, रामनवमी की सेलिब्रेशन करें। मूर्ति पूजा ना करें, आप कहें कि मैं भगवान राम की जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करना चाहता हूं, आप करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर नहीं सकता। करेंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ उन अंबिया के आने का? तो जो उस 1,40,00,000 1,40,000 अंबिया को पूज रहा है, 24,000। 1,24,000 को पूज रहा है, वो तो आप उसको मुशरिक कह रहे हो, उसमें तो मुशरिक भी है। भाई आप प्रॉफिट मोजेस को तो बहुत सम्मान दे रहे हो, लेकिन मोजेस के द्वारा चलाए गए धर्म यहूदी को आप गालियां दे रहे हो। आप ये भी कह रहे हो कि प्रॉफिट मोजेस जो थे वो एक अच्छे प्रॉफिट थे, पहले प्रॉफिट थे, दूसरे प्रॉफिट थे, जो भी थे, लेकिन यहूदी विश्वास के काबिल नहीं है, यहूदी नजस है। ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे कोएग्जिस्ट कर सकता है? अगर प्रॉफिट, अगर यहाँ पर ये है मोजेस, ना, वो ये कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नाफरमान थी, उन्होंने अपने नबी की, अपने पैगंबर की बात नहीं मानी, वो नाफरमान थे, इस वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे मूसा कैसे अलैहिस्सलाम भाई, की वो तो रिस्पेक्ट तोरा है, मार रहे हैं, उनकी कौम इंजील की मार रहे। रिस्पेक्ट। भाई तो आप ये, आपको ये पता कि सारे के सारे नाफरमान थे? वो आज भी 10 कमांडमेंट को छाती से लेके चले, सारे के सारे आपको कैसे पता चल गया कि नाफरमान थे? 100 में 20 लोग नाफरमान रहे होंगे, उनको हटा दे, पर आपने तो जनरलाइज कर दिया। आप तो कह रहे हो सारे के सारे A to Z। जो आज भी, जो आज की डेट में एक स्ट्रिक्ट यहूदी है, जो एक बड़ा एकदम अपना रेबाई है, वो तो अपना एक एक बात जो है तोरा और इंजील की, मारे तोरा की मान रहा है। तो आपको कैसे पता कि वो सारे के सारे नाफरमान है? चले उस समय के नाफरमान होंगे, अभी के जो फरमान कर रहा है, इसकी कैसे टेस्ट ला गई आपके पास? सबको आपने मुस्तरका कैंसिल कर दिया कि बस सब खत्म है। तो प्रॉफिट मोजेस तो पूजनीय है, लेकिन मोजेस को मानने वाले वो नजस है। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल है ना ये। ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, मगर क्रिश्चियनों से यहूद दोस्ती मत करो। दोनों कैसे हो सकता है? 100 में से अगर 50 मुसलमानों ने नाफरमानी कर भी दी, तो बाकी के 50 क्रिश्चियन तो, 100 में से 50 क्रिश्चियनों ने नाफरमानी कर दी, बाकी के तो है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स दिया असल में आपके जो मौलाना लोग हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल दे देते हैं। जब आदमी सोचने लगता है, एक के ऊपर दूसरे को लगाता है, तो वो स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनता, फिर दिक्कत आ जाती है। अब यहूदियों का टेस्ट ये है, अगर आप जाएंगे यहूदी से पूछिए आप जीसस क्राइस्ट को क्यों नहीं मानते लास्ट प्रोफेट?
जबकि सारे के सारे आज की डेट में जो क्रिश्चियन हैं वो तो बिना मोसेस के तो यहूदी नहीं हो सकते, और बिना मोसेस के मुसलमान नहीं हो सकते, बिना मोसेस के प्रॉफिट मोहम्मद नहीं पॉसिबल है। अगर मोसेस नहीं तो ना तो ईसा है, ना तो प्रॉफिट मोहम्मद है। मोसेस के होने से ही बाकी सब हैं। जी तो भाई बताइएगा, अब हम आते टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। यहाँ पर हर साल, जब भी, हर साल कह रहा हूँ, हर इलेक्शन में कोई ऐसी एक पसंदीदा जमात होती है कि जो हमारी एक खास जमात होती है, जिसके पीछे एक पावर होती है, मुकम्मल पावर होती है इस्टेब्लिशमेंट की। और सारी जो फसली बटेरे इसको बोलते हैं, कि जो एमक्यूएम है कराची के अंदर, बाप पार्टी है बलूचिस्तान के अंदर, और सिंध के अंदर ही पीर पगारा है, और पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब का एक एरिया है, वो ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे होते हैं कि हमें ये किस तरफ इशारा करें, हम उसी की झोली में जाकर बैठ जाएं। तो ये सारे इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ या पीएमएल-एन की झोली में जाकर बैठ रहे हैं। और लग भी ये रहा है, हालांकि पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए, अवाम की मकबूलियत अवाम में देखी जाए, तो इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि इस दफा जो है जो हुकूमत बनेगी वो पीएमएल-एन की बनेगी। तो मैं इस पे आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि भारत का जो सिस्टम है इंतखाबी, जो अभी उसके वहां पर भी हो रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से मोदी जी दूसरी दफा इलेक्ट हुए, इस दफा अब वो तीसरी दफा भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि ऐसे ही होता है कि वहां पर पीछे कोई कुव्वत ऐसी होती है कि जो उनको प्रमोट करती है, या वहां पर कारकर्दगी को देखा जाता है, वहां पर देखा जाता है कि इन्होंने कितना काम किया, मुल्क को कितनी तरक्की दी। ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इतना आसान नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। ये प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि मैं इसका स्वीपिंग आंसर नहीं दे सकता बीइंग ए स्कॉलर ना, इतना आसान इंडिया में नहीं है। हाँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट, अगर देखिए, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने का दो टेस्ट है, कि एक तो ये कि क्या कोई ऐसी फोर्स है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, भाई वो तो फोर्सेस होंगी, मगर क्या गवर्नमेंट मुझे फोर्स कर रही है, गवर्नमेंट एंटिटीज मुझे फोर्स कर रहे हैं कि यहां वोट डालो, तब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं लाके लोगों से कह रहा हूं यार हमारे यहाँ वोट डालो, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ये सब फोर्स का ही पार्ट है एक तरीके का। लेकिन ये गवर्नमेंट से अलग एंटिटीज हैं। लोग अपना खेल खेल रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई पद का लालच दे रहा है, कोई जात का कार्ड खेल रहा है, कोई धर्म का कार्ड खेल रहा है राजनीति में, वो सब होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वोट गिरवाना है बिना वायलेंस किए हुए। एट द एंड ऑफ द डे ये जीतना है आपको, सब करेंगे लोग। लोग आपका कैरेक्टर असिसिनेशन करेंगे, फैलाएंगे कि आपका फलाना बैंक अकाउंट है, फलाना लड़की के साथ संबंध है, आप झूठे आदमी हो, ये सब होगा। बिकॉज these are the because इलेक्शन का एक ही रूल है, that there is no rule except that there will be no violence। वायलेंस के अलावा जो कर सकते हैं, हाँ, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर वो इलेक्शन ही नहीं हुआ, वो फिर सिलेक्शन हो गया। स्टेट को दूरी बनानी है। प्राइवेट प्लेयर, पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो चाहें वो कहें, वो जो चाहें कहें। इसीलिए हमारे यहाँ जब इलेक्शन आता है तो जो ये जनरल इलेक्शन जब आते हैं, यानी कि लोकसभा का, तो उसके बाद जो सारी शक्ति होती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, वो सारी पावर गवर्नमेंट की चली जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन जो चाहता है उस समय, जो डे टू डे के एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो वही करता है। जो आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन है तो उसके लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश, फॉरगेटिंग द वर्ड, जब प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन करता है, यानी कि पार्लियामेंट ना लेजिस्लेशन करके ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको, ऑर्डिनेंस ला दिया जाता है कि जब तक, मान लीजिए अब चूंकि कोई ऐसा चीज है जो कि बिना लॉ बनाए नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट भंग हो चुकी है तो उसके लिए फिर एग्जीक्यूटिव के पास लॉ मेकिंग का पावर होता है। तो लॉ मेकिंग पावर कुछ प्रेसिडेंट गवर्नर के पास जाती है। डे टू डे जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। ये जो इलेक्टेड एमपी है इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये जो कैबिनेट होती है ये बेसिकली एकदम लचर हो जाती है। थोड़े बहुत ही पावर इनके पास रहते हैं, उसके अलावा कोई पावर नहीं रहते। तो गवर्नमेंट एजेंसी का दूरी रखना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी अ सेपरेशन, देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस। आप समझ रहे हैं? तो यही जो है, इसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ही कह दी कि फलाना को इलेक्शन करवा दो, जितवा दो, तो फिर ये शराड क्यों करना? हैंडपिक कर लो ना। फिर ये इतना पैसे क्यों खर्च करना कैलकुलेशन में, इलेक्शन में?
आपको लोगों की व्हीकल्स को जब्त करना पड़ता है, उसके बाद लोगों की ड्यूटियां लगानी पड़ती हैं, ये सब क्यों करना? आप हटा दो, आप बोल दो कि भाई आमरीत चलेगी, फलाना आदमी को हमने चुन लिया, 4-5 लोग का एक काउंसिल बना दो, उस काउंसिल में बात हो जाएगी कि भैया हाँ अब ये बनेंगे, वो बात खत्म। क्या करना है इलेक्शन? आप क्या पे इलेक्शन से क्या करना चाहते हो? मुझे तो पाकिस्तान में इलेक्शन समझ ही में नहीं आता, क्या इलेक्शन को जमहूरियत समझ रहे हैं आप? जमहूरियत का नाम इलेक्शन नहीं है। आप इलेक्शन के थ्रू इस्लामियत खरीद रहे हो, आमरीत खरीद रहे हो, सॉरी इलेक्शन के थ्रू आमरीत इलेक्ट कर रहे हो, इस्लामियत इलेक्ट कर रहे हो, आपके लिए ये जमहूरियत है? जमहूर होने के 5-6 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल की स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। आप क्या स्टेट का कह रहे हो कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो एक होली बुक है। उसके बाद होता है कि सारे इंसान बराबर हैं। आप कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रोल जो है वो नॉन मुस्लिम कर ही नहीं सकता। क्या करना है इससे? इलेक्शन करवा करके और आप नॉन डेमोक्रेटिक काम करना चाहते हो। You want to do everything non-democratic through democratic instrumentality. This is bloody charade. पाकिस्तान में इलेक्शन इज अ फ्रॉड। इससे डेमोक्रेसी नहीं आती। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, सुन लीजिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है खुला जहन, फ्रीडम, बोलने की ताकत, क्रिटिसाइज करने की ताकत। तो फिर वो क्रिटिसिज्म, ना तो भगवान आपके क्रिटिसिज्म से दूर है, ना तो सरकार आपके क्रिटिसिज्म से दूर है। कंस्ट्रक्टिव गालियां देना तो खैर एक अलग बात है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई दूर नहीं है आपका। तो आप क्या क्या है? कुछ नहीं है। क्यों करा रहे हो इलेक्शन? ये बेवकूफी इसी को कहते हैं कि ना आपके यहाँ पे 2-3 प्रोफेसर होने चाहिए जो जाके समझाए लोग कि भैया तुम डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी को रिपब्लिक बनती है तब डेमोक्रेसी सेकंड स्टेप होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द पीपल, बट there are minimum requirement before you can seek the legitimacy of the government. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट की होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकती। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस्लामिक स्टेट बना रही है तो फिर आप फ्रॉड कर रहे हो अपने होली बुक के साथ, ठीक है ना? तो ये इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। एवरीवन नोज नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको मेरा एडवांस में बधाई कि वो अगले मुंतखब होंगे या चुनाव जीतेंगे और इलेक्ट होकर के आएंगे, उनका निर्वाचन होगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। उनको लाया ही इसलिए गया है। उनकी कोई अभी तक तो वो एकदम क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर में वो सादिक और अमीन नहीं थे। अब वो सादिक अमीन नहीं थे। इनको चोर बोला जा रहा था, भगोड़ा बोला जा रहा था, गद्दार बोला जा रहा था, सारा कुछ। तो वो रातों रात सादिक अमीन हो गए, रातों रात। ये तो बड़ा सही है आपका हिसाब किताब है। जुडिशरी ने प्रूफ किया कि वो सादिक अमीन नहीं है और अब वो रातों रात सादिक अमीन हो गए बिना जुडिशियल डिसीजन के। भाई अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो उनके ऊपर जो इल्जामात थे या उनको सजा सुनाई गई थी वो गलत थी। अब वो सारा कुछ वो रिवर्स हो गया। तो ठीक है, फिर बढ़िया है। फिर तो अगर कोर्ट ने कह दिया तो लेजिटिमेसी हो गई। देखिए यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी जहनियत की। पिछले 1000 साल से वो यही कर रहे हैं। वो नेचर को अपना, जो एक होता है ना कि भाई इंसिडेंट होते चले जाते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, कुछ होते चले जाते हैं और उसके बाद एक उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। आप वो नहीं करते, आप नेचर को अपना कोर्स ऑफ एक्शन करने नहीं देते, आप खुद से उसको मोल्ड करना चाहते हो। तो यही होगा फिर। अब आप इतना लाया जाता ना, पहले इमरान खान आए थे, उनको भी एक एज ए पपट लाया गया था। उनसे जो काम करवाने थे वो हो सके, कुछ नहीं हो सके, कुछ वो उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी वो काम कर सके सही तरीके से। उनको अब हटा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब नवाज शरीफ को दोबारा से ला दिया गया। यहाँ पर तो ये खेल चलता जाता है ना, वो मोहरे उनके पास मौजूद हैं। एक अगर गेम के अंदर है तो दूसरा वो बाहर, गेम के बाहर खड़ा देख रहा होता है कि वो रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर कि कब इसको जो है वो बाहर किया जाए और मुझे अंदर किया जाए। तो ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि वो नाअहल है, पॉइंट ये कि पता ही नहीं करना क्या है। जब मुझे पता ही नहीं करना क्या है तो हर आदमी नाअहल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे क्लास में भेज दीजिए, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे लॉ पढ़ाना है या इंजीनियरिंग पढ़ानी है या मेडिकल पढ़ाना है। आपको यार बड़ा नाअहल आदमी है, क्लास में क्या साला पढ़ा ही नहीं पाया, उसको बताओ तो करना क्या है, क्या बनाना चाहते हो पाकिस्तान का?
वो आदमी कह रहा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, और इस्लाम के अंदर में रूल ऑफ लॉ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नाहल लोग नहीं है जो करवाना चाह रहे हो, वो करने का तरीका ही नहीं पता, किसी को नहीं पता। सबको पता है कि यार देखो क्या अजीब सी चीज हमारे पास है, पर वो मिल ही नहीं रही उसको। उसको ये तो पता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, जिससे हमें जो है वो यहाँ पे बेहतरीन जिंदगी और वहां पे बेहतरीन जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन वो कैसे पहुंचे वो बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। 2017 में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है उसकी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी, डॉलर रेट भी बहुत अच्छा था, पेट्रोल प्राइसेस भी कम थी, बिजली के रेट भी, आम जो बंदा था उसकी जिंदगी इतनी दुश्वार नहीं थी जितनी अब है। लेकिन उस वक्त भी हमारी जिनके हाथ में सारे ये खेल होता है, उन्होंने नवाज शरीफ को उस वक्त निकाला बगैर किसी उसके रीजन के, बगैर किसी वजह के। तो उस वक्त तो मुल्क हमारा बेहतरीन हालत में चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ये 5-6 साल के अंदर जो 2017 के बाद आज लगा लें तो बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। अब इन्होंने शायद तौबा कर ली है कि जी हम अपने दोबारा तजर्बा नहीं करना, वहां पर दोबारा से वो सिलसिला जोड़ते हैं जहां से नवाज शरीफ का टूटा था। ये भी इनके जहन में ख्याल हो सकता है। देखिए जब तक आसक्ति पड़ी रहती है ना किसी चीज से, आप जुड़ के रहेंगे, आप कभी भी आप कभी भी उस चीज को छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका काम क्या है और उस काम का हुदूद क्या है, उस काम की जो सीमा रेखा है वो कितनी है, आप तो वो पता ही नहीं है, आप सब कुछ अपना काम मान रहे हो। अब मैं प्रोफेसर भी हो जाऊं, मैं पढ़ाऊं भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करूं, अकाउंटेंसी भी करूं, मैं जाकर के हर काम मैं ले लूं अपने ऊपर, तो होगा ये कि आप सबके काम में इंटरफेयर कर रहे हो और आपको खुद नहीं पता काम क्या है आपका। तो आप इसको, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोगों को पता ही नहीं करना क्या चाहते हैं, चाहते क्या है वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आइडेंटिटी से नफरत है, जो पाकिस्तान है वो बनाना नहीं चाहते। आपके जज साहब ने, एक वकील साहब गए, वो किसी इंडियन कोर्ट के इंडियन केसेस को कोर्ट कर रहे थे, वकील साहब को जज साहब ने डांट दिया। उन्होंने कहा यार तुम इस्लामिक केस लेके आओ, इंडियन केस हम क्यों सीखे देखें। अब उनको ये नहीं पता कि सारी दुनिया के जजेस ने, ये स्कॉलर्स और जजेस ने कहा है कि कई बार ऐसे, आप जो लॉयर हैं आप क्या क्या वो समझेंगे कि ऐसे केसेस होते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग लीगल रूल्स होते हैं उनमें उनका आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सारी दुनिया ये कहती है कि ऐसे में अपनी ट्रेडिशन और अपने हिस्ट्री में जाके देखे, वहां से लॉ लेके आए। तो आपका ट्रेडिशन और हिस्ट्री इस्लाम है कि आपका ट्रेडिशन और इस्लाम सनातन नहीं है? जहां मोहनजोदाड़ो है, जहां पे तक्षशिला है, वो उसकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन क्या है? 50 केस हम ऐसे आपको बता दें जिसमें ये है कि भाई अगर नहीं है तो अपने अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन में डालो। पूछिए अपने जज साहब से कि जज साहब मेरी ट्रेडिशन और हिस्ट्री क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से ट्रेडिशन, हम तुर्कों की ले आए कि हम अरबों की ले आए, हम किसकी ट्रेडिशन हिस्ट्री को अपना मान लें? सही कुछ कहा। तो बताइए, कुछ तो बताइए कि हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी भाषा क्या है। क्या हम पंजाबी है तो पंजाबी बोल सकते हैं, माँ बोली पंजाबी है हमारी? ऐसा क्या हो गया कि हजारों साल की लैंग्वेज जो डेवलप हुई है हमें अचानक से बोलना ही बंद करना पड़ा? ऐसा कौन सा ये हमें ईश्वरीय शक्ति मिल गई कि अब ये लैंग्वेज बोलेंगे तो हम पाप कर रहे होंगे? इस मानसिकता का तो जवाब दे देना जज साहब, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। पंजाबी पंजाबी बोलेगा तो पाप कर रहा है, वो अधर्म कर रहा है। तो देखिए बॉटम लाइन ये है कि ये इलेक्शन से कुछ नहीं होना। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे जाएं। 5-6 प्रिंसिपल होते, मैं बता दूं आपके यहाँ के लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़िए उनको। जिस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल घुसेड़ देंगे, 50 साल बाद रिजल्ट मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को गालियां न दें, प्रॉब्लम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वहीं से आप लोगों को बनाना चाहते हो, वैसा जो आप दुनिया को बनाना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिख दिया, पाकिस्तान को जो बनाना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। आपका और सऊदी अरेबिया दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बुक, हाईएस्ट बुक ऑफ द लैंड। तो आपका और सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है। अगर आपका सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है तो क्या आप सऊदिया के हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर एक कैसे हो हम तो गया? सऊदीया के हम तो सऊदीया की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो यही पागलपन अब उनसे पूछिए ना कि तुम क्या कर रहे हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका ही ये, अब कैसे बताएं हम। तो पॉइंट ये है मुजफ्फर भाई कि एक 5-6 प्रिंसिपल जो मैं बता रहा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। नंबर वन, चूंकि आप अब्राहमिक फेथ से आते हैं, कि
स्टेट का रिलीजन नहीं है, स्टेट वेलफेयर स्टेट है। स्टेट का काम है अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। पाकिस्तान का कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज क्या है बताइए? आपका हेरिटेज गजनवी है या आपका हेरिटेज चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, भगवान राम है, बुद्ध है, गुरु नानक देव जी हैं? कौन है आपका हेरिटेज? गुरु नानक देव जी के सही। महाराज जो वहां पैदा हुए पंजाब में, उनके जो सन ऑफ द सॉइल है उसको तो आप छुट्टियां मार रहे हो। और आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक नेशन को मिलता है एक स्टेट बनाने के लिए, आपको अपनी नेशन का नहीं पता है। आप गुरु नानक देव को अपना नहीं मान रहे हो, आप भगवान राम को अपना नहीं मान रहे हो। भगवान, आप उनकी मूर्ति पूजा मत करो, मगर हैं तो वो आपके, आपकी जमीन से निकले, उन्हीं के बेटे के शहर में रहते हो भाई आप, नाम में वो है। लायरपुर को फिरोजाबाद कर देते हो आप कर रहे हो। हिंदुस्तान की धरती के कैपिटल का नाम, ये हिंदू लैंड है फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस। जैसे पैलेस्टीनियन के लिए छाती फट रही है क्यों, तो 3,500 से साल है, वो अरबी लैंड है, अरबी लैंड है, तो ये तो हिंदू लैंड है। यहाँ पे तो मोहनजोदाड़ो में और उसमें चले जाइए ना, मोहनजोदाड़ो में जो सील मिला, पशुपति सील, उसमें तो भगवान शिव के वो बने हुए थे ना, भगवान शिव की पूजा करते थे आपके पूर्वज। तो आपका हेरिटेज नहीं है वो, अरबों का हेरिटेज नहीं हो बिल्कुल सकता। है। आपका तो हेरिटेज है, आप झक मार लो, कुछ भी कर लो, वो आपका हेरिटेज है। आपके पूर्वज करते थे मूर्ति पूजा, क्या कर लीजिएगा? आपके पूर्वज थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से, आपके पूर्वज थे भगवान शिव के उपासक, क्या कर लीजिएगा आप? कैसे जान छुड़ा लीजिएगा उनसे? और क्या गलती कर दी? अगर वो इतने ही बेवकूफ थे, इतना बढ़िया शहर बना देते। आज भी लोग ये, और मैं आपको एक भेज दूंगा, यूरोप में एक कुछ गोरे बात कर रहे थे कि जो सील मिली वो कम से कम रेडियो कार्बन डेटिंग से भी 5,500 साल पुरानी सील मिली है, जिसमें एक बहुत ही टफ योगा पोजीशन में भगवान शिव को बैठा हुआ दिखाया। तो वो आदमी वो बोलता है यार ये तो जब डिपिक्ट करे, सोचो इसका नॉलेज कितना पुराना होगा कि उनको ऐसा बैठे हुए दिखाया है। कि ये बैठने का तरीका उस दिन थोड़ा ही याद हो गया जिस दिन फोटो बन रही थी। वो कलाकारी सीखने समय थोड़े तक ये सब इजाद हो रहा था, वो कई हजारों साल से आ रहा था। एक समय उसकी आर्किटेक्चर की, अच्छा हम इसको उकेर भी सकते हैं पहाड़ों पे। तो बोला कि ये इतना एंशियंट है, इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन तुम सोच नहीं सकते। तो क्यों इतनी नफरत, क्या हो गई, क्या सीख लिया आपने ऐसा? कौन सा ऐसा ज्ञान मिल गया आपको कि अपनी ही कल्चर पे नफरत? तो करिए इलेक्शन, और इलेक्शन करवाइए। मोदी को तो दुश्मन ही मानोगे ना, मोदी तो करेगा अपने लैंड की बात। मोदी से दुश्मनी नहीं खत्म होगी, क्योंकि जो भारत के लैंड की बात करेगा, हेरिटेज की बात करेगा, हिस्ट्री की बात करेगा, ट्रेडिशन की बात करेगा, वो आपका दोस्त नहीं होगा। कम्युनिज्म से आपकी दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि वो भी भारत के ट्रेडिशन को, जैसे कार्ल मार्क्स गाली देता था, वो गाली देते हैं। लेकिन इंडिया धीरे धीरे जग रहा है। इंडिया के लोग अब पूछ रहे हैं कि 70 साल से क्या हुआ, हमारी आइडेंटिटी कहां है, हमारी हिस्ट्री कहां है। आपको मैं अपनी किताबें भेजूंगा, जब पढ़िए न्याय सूत्र और ऐसी ऐसी किताबें हैं, सांख्य दर्शन है, पढ़िए जब फिलॉसफी क्या लिख रहे थे उसमें। हमें इतनी ये एडवांस चीजें नॉलेज का वो था, ना, मैं आपको बताऊं, आप सोच नहीं सकते। जी बताएं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तो आपको पता है कि क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। हमें तो उन चीजों से फुर्सत मिलेगी तो हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे हमारा दिमाग खुले, या हमें पता चले कि हमारा ताल्लुक किस जो सिविलाइजेशन से था, या हम लोग, हमारे पुरख जो थे वो कौन थे या क्या थे। तो देखिए, ये इसमें रिलीजन को इन्वॉल्व करना कि हम बोल रहे हैं कि जी हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे पुरख जो थे उनका धर्म और था, इस वजह से हम उसको तस्लीम नहीं करते। ये एक, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक ये चीजें चलती हैं, और इसी वजह से ये सारा चीज, हम अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को मानने से इनकारी हैं हम। यहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं उनको अगर बताया जाए कि भाई तुम्हारे पुरख जो है मोहनजोदड़ो वाले हैं, हड़प्पा वाले हैं, टैक्सला वाले हैं, तो कभी भी नहीं मानेंगे उनको। ये इस चीज से ये कहते हैं कि जी हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे जो पुरख थे, वो या तो वो मोहम्मद बिन कासम है, या महमूद गजनवी है, या सलाउद्दीन अयूबी है, या इस तरह वो सारे उनके नाम ही लेंगे। तो बहुत मुश्किल है कि लोग, पाकिस्तानी लोग इस चीज को तस्लीम करें कि ये हमारा ट्रेडिशन क्या है, वो हमारा कल्चर जानते क्या क्यों, है।
जिन लोगों ने ये किताब लिखी है उनसे भी ज्यादा दोषी वो हैं जो हिंदुत्व को गाली देते हैं। क्या गाली देना है उसमें, ये तो बता दो, क्या किया, किसको मार दिया? हिस्ट्री में जाओ, किताबें पढ़ो, टेक्स्ट से दिखाओ ना यार। पाकिस्तान की कमियां बताने से पहले 600 गालियां हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुत्व को देना जरूरी है। ऐसे ही है। तो वो जो आपका दुश्मन ये आदमी नहीं है जिसने ये कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री लिखी। आपका दुश्मन वो आदमी है जो अपने आप को लिबरल बताता है, यूरोप की स्टडी आपके ऊपर थोपना चाहता है। आप यूरोपियन हो। मैक्स मुलर की जो ट्रांसलेशन थी वो ट्रांसलेशन हमारी इंडियंस की ट्रांसलेशन और आइडेंटिटी है। किताब पढ़ लो, अगर हम झूठ बोल रहे हो, हम नहीं लिखे हो, तो मैं आपके, कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर है, मैं कहता हूं आप उठा जाइए, न्याय सूत्र किताब अवेलेबल है, जरा पढ़ लीजिए उसको। मैं, वो रिलीजियस बुक नहीं है, मैं योग आयुर्वेद की किताब है, जरा पढ़ लीजिए उसको, जरा जाकर के पढ़ लीजिए। जो सुश्रुत संहिता है जरा पढ़ लीजिए, मेडिकल के बारे में क्या लिखा है। आज भी पाकिस्तान में आपको रोड पे बैठे हुए मिलते होंगे जो हड्डियां सही करने वाले हैं। एक एडवांस नॉलेज था, क्योंकि एमबीबीएस ने और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने इनको हड्डियों ठीक करने वालों को क्रैकपॉट बना के भेज दिया। शिलाजीत से फायदे होते ये ऐसे ही पता चल गया, योगा करने से फायदा होता है ऐसे ही पता चल गया। पॉइंट ये है मुजफ्फर भाई, आपका दुश्मन वो नहीं है जिसने ये लिखा है। आपके दुश्मन वो हैं जो आपको अपनी हिस्ट्री से जोड़ने से पहले कहते हैं ये हिस्ट्री गंदी है, हिंदू गंदे हैं, हिंदुत्व गंदा है, बिना ये बताए कि क्यों। रीजन है ही नहीं, कोई रीजन है ही नहीं, यही है कि ये गैर मुस्लिम है, बस इसी वजह से सारी नफरत है कि ये अब मुशरिक बताओ हैं। तो कमी, अगर कमी है तो सुधारेंगे ना, लेकिन अगर कमी तो बताओ, क्यों हिंदुत्व को गाली दे रहे हो? किसको हिंदुत्व ने मारा? हिंदुओं की तो आप तो इसी पे वो छाती ठोकते हो ना कि मीर कासिम ने या जो भी था, जो अरबी आया, उसने गर्दन काट दी थी। तो गर्दन तो हिंदुओं की कटी। मीर कासिम से लड़ने हम गए थे कि वो आया था अपने यहाँ पे, कोई लड़की उसकी जो भाग के आ गई थी आपके प्रॉफिट के वंशज की, उसको हमने पनाह दे दी थी राजा दाहिर ने। तो कौन हीरो है? पनाह देने वाला हीरो है या उसको मारने वाला हीरो है? क्यों गाली दे रहे हो हिंदुत्व को? और जिसको तुम ब्राह्मण ब्राह्मण करके कहते हो ना, हिंदुस्तान में ब्राह्मण मुश्किल से 2 से 3% है। हिंदुत्व का झंडा ब्राह्मण नहीं लेके चलता, हिंदुत्व का झंडा सारे के सारे ये लेके चलते हैं जिनको तुम कहते हो शूद्र। मोदी जी है हिंदुत्व के, वो छोटी जात के। चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जात का था। वाल्मीकि जिन्होंने लिखी रामायण, वो तो वो थे। शूद्र का मतलब तो समझ लो, शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला। मैं शूद्र हूं, मैंने अपने माँ बाप की सेवा करी है, मैं शूद्र हूं, प्राउडली शूद्र हूं। और सेवा करना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होता है। बिल्कुल। और सिर्फ 4 भाग में डिवाइड कर देने का मतलब नहीं होता कि बड़ा छोटा हो गया, हायरार्की नहीं होती। पढ़ तो लो, समझ तो लो, कुछ कमियां हैं तो ऐड करो, सही करो। कि पूरे सिस्टम को गाली दे रहे हो बिना कुछ बनाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री कर रहे हो कार्ल मार्क्स की तरह। अपने आप को अरबों से जोड़ रहे हो, तुर्कों से जोड़ रहे हो, उनकी फतवाहत ले रहे हो अपने ऊपर। मतलब पैलेस्टाइन के लिए तो हाय पैलेस्टाइन, हाय पैलेस्टाइन। वो जब क्या यहूदी वहां पे थे, सब कुछ उनका वो है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि अरब का लैंड है तो वो प्योर लैंड है, वहां कोई अरब ना, नॉन अरब ना चला जाए। और अगर नॉन अरब जाए तो वो जजिया दे। तुम अगर तुम्हारा शासन आ जाए तो तुम सबसे जजिया मांगो, और उसको अनटचेबिलिटी नहीं कहते हो। हिंदुइज्म इसलिए नहीं पसंद है कि अनटचेबिलिटी है इसमें। जजिया मांगना अनटचेबिलिटी नहीं है। ये कह देना कि किसी क्रिश्चियन और मुशरिक और यहूदियों से दोस्ती मत करो, ये अनटचेबिलिटी नहीं है। दोस्ती ना करने को अनटचेबिलिटी नहीं कहते, तो किसको अनटचेबिलिटी कहते हैं? क्या पाकिस्तान में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती? ये जो आसिया बीबी का केस था, वो केस का फैक्ट क्या था? उस केस का फैक्ट यही था कि उसने, क्रिश्चियन औरत ने मुसलमान के उसमें, वो जब फालसा के खेत में काम करी थी, मुसलमानों के गिलास से पानी पी लिया था उसने। तो जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो सामने वाले पे थोप रहे हो। अपनी जब तक हिस्ट्री नहीं जानोगे, कह दिया ना, आ गया आपके यहां पे कि कोई पैलेस्टाइन के नाम पे चंदा नहीं देगा। दुनिया जैसे जैसे सख्त होगी, अरबी समाज भी सख्त होता जा रहा है। एक अरबी महोदय, उनका बहुत यूट्यूब पे वो राउंड कर रहा है, उन्होंने ही कहा था कि मैं यूरोप को शांत वो दे रहा हूं चेतावनी कि यूरोप अपनी तरीके को बदले, वरना जो यूरोप समझता है कि वो इस्लाम समझता है, उसको नहीं पता ये क्या है।
ऐसे ही है। ISIS नहीं है इस्लाम, लश्कर ए तैयबा इस्लाम नहीं है, लश्कर ए जहांगीर, तो कौन बना रहा है ये भाई? क्यों बना रहा है ये? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो है मसला ये है कि हमें अपने आइडेंटिटी को समझने की ज़रूरत है, अपने पुरखों को, और सारी ये सारी जो हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, उसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी सकाफ़त है कि हम अपने आप को कभी कहीं से जोड़ते हैं, कभी कहीं से जोड़ते हैं। लेकिन असल में जो है जब तक हम अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, अपने अंदर और बाहर की दुनिया को एक नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। जितने मर्जी इलेक्शन हो जाए, नवाज शरीफ आ जाए, यहाँ पर बिलावल भुट्टो आ जाए, यहाँ पर इमरान खान आ जाए, ये जब तक जो मसाइल हैं, जब तक हम जो देखें, इसमें आपको मैं बताऊं कि मैं अगर यहाँ पर कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं समझा जाता। हमें ये मुझे ये यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये पता नहीं ये हिंदू हो गया है, या इस तरह की बात क्यों ये कर रहा है, उनकी साइड क्यों ले रहा है। देखो, पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर अगर ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, वो किसी भी मजहब से है, तो उसको हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस चीज पे कोई अमली इकदाम उठाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर थ्रेट किया जाता है, मुझे धमकियां दी जाती हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। तो ये कॉमन सी चीज है, ये जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आप बहुत ही मसरूफ हैं, बहुत ही आपका टाइम कीमती होता है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारा ख्याल करते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप नमस्कार। हमारे बड़े भाई है, आप जब आदेश देंगे हम आ जाएंगे। ऐसा अब हम तो मानते हैं आपको बहुत बड़ा भाई। थैंक यू। मैं भी आपको अपना भाई मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच, ऑनर्ड। थैंक यू सो मच।